एकेडमिक एक्सीलेंस डज़ नॉट मैटर इन यूपीएससी। अगर मैं ऐसा आपसे कहता हूँ, तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, वो इमीडिएटली इससे एग्री कर जाएँगे कि सर सही बात है, हार्ड वर्क करो, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरे साइड पे कुछ ऐसे लोग हैं जो तुरंत इससे डिसएग्री करेंगे और ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, अगर बहुत ब्रिलियंट कैंडिडेट्स का नहीं हो रहा, जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, थ्रू आउट जो भी उनकी जर्नी है, अगर उनको बहुत टाइम लग जा रहा है, वो परेशान है, तो एक नॉर्मल कैंडिडेट कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा? और कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों चीज़ें सही है, मतलब मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं कहूँगा, दोनों ही चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज का जो एनालिसिस होगा, उससे कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि इस एग्ज़ाम में ना तो देखो बहुत ब्रिलियंस मैटर करता है और ना ही आप एवरेज हो तो ऐसा है कि आपका कुछ हो ही नहीं सकता। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपको दिखता है कि इस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं एक तरीके से गलत हो जाती है। उसका एग्ज़ाम्पल है, आगे हम देखेंगे। उससे पहले ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, वो समझ लो। तो रिसेंट वीडियो पे एक कमेंट आया, जहाँ पे कैंडिडेट का ये कहना है या फिर जो व्यूअर है उनका ये कहना है कि जो ज़ीनिया अरोरा हैं, उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो। उनको जब 4 अटेम्प्ट लग जा रहे हैं, तो फिर एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए एक अच्छा आंसर लिखना तो बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। उसके रिस्पॉन्स में एक कमेंट है कि जो सुनने को मिलता है, मतलब जनरली जो बातें कही जाती है, वो तो यही कही जाती है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो अगर मेहनत करे और हार्ड वर्क करे, तो सिलेक्शन हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न होता है, एक बिगिनर को कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या? यहाँ पे क्या समझना इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल कैंडिडेट क्या होता है? सबसे पहले तो एक नॉर्मल कैंडिडेट को समझो, वो होता क्या है? एक नॉर्मल कैंडिडेट दिल्ली जाता है या फिर जहाँ भी वो रहता हो आस-पास उसके कोचिंग होंगी, वहाँ पे वो जाता है, अच्छे खासे पैसे देता है और उसको लगता है कि अब सारी चीज़ें सॉर्टेड है, मैंने जितना करना था कर लिया, अब मैं बस क्लासेस करूँगा और मेरा सिलेक्शन जो है, वो हो जाएगा। ये एक नॉर्मल कैंडिडेट इस तरीके का होता है और ऐसे ही कैंडिडेट हर साल आपको दिखता है कि आते हैं, कोचिंग वालों का प्रॉफ़िट कराते हैं और चले जाते हैं। आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं बनना है। आपको आंसर्स वगैरह लिखने ही पड़ेंगे, अगर आप नहीं लिखोगे बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं आंसर्स पे क्यों बार-बार ज़ोर देता हूँ, आज की वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा। बिकॉज़ ये जो एकेडमिक एक्सीलेंस है ना, ये हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। अगर आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, तो सीधी-सी बात है कि आप चीज़ों को जल्दी समझोगे, आप कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ पाओगे। आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा बाकी एक एवरेज कैंडिडेट से। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है ना यूपीएससी, वो उनका भी सक्सेस गारंटी नहीं करता, उनकी भी सक्सेस यहाँ पे फिक्स नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू एग्ज़ाम्स जहाँ पे एक आईआईटी ग्रेजुएट है, एक एवरेज कॉलेज का स्टूडेंट है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक ह्यूमैनिटीज़ वाला हो सकता है। ऐसे लोग जब आते हैं और वो एक साथ कम्पीट करते हैं, तो एक मोमेंट के बाद ये सारे जो हैं वो इक्वल ग्राउंड पे आ जाते हैं, वो किसी भी बैकग्राउंड से होने दो। और यहाँ पे जो है एक्चुअल कैच है कि अगर सारे ही एक ग्राउंड पे आ जाते हैं एक मोमेंट के बाद, तो फिर कॉम्पिटिशन भी तो आपको दिख रहा है ना कि उन्हीं के बीच में है। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप आईआईटी से आए हो, आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक मोमेंट के बाद जब सारे ही एक कॉमन ग्राउंड पे हैं, वहाँ पे क्या डिपेंड करेगा? वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। और यहीं पे कहीं न कहीं कैंडिडेट जो है वो थोड़ा-सा बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक मोमेंट के बाद वो डिटर्मिनेशन, वो कंसिस्टेंसी धीरे-धीरे ब्रेक होने लगती है। और तभी तो ये नौटंकी चालू हो गई है ना कि ऐप खोल के बैठ जाओ, उसके अंदर टाइमर लगा दो। यार अगर आपके अंदर इतना कंट्रोल नहीं है तो फिर कोई ऐप आपको कैसे मतलब सक्सेस दिला सकता है? मतलब ठीक है, बच्चों के लिए सही है कि आप नया-नया स्टार्ट कर रहे हो और आपको एक रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ रही है और कहीं न कहीं आप उससे डिसिप्लिन में रह रहे हो। वो ठीक है, स्टार्टिंग में समझ आता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, खुद से अगर आप डिटरमाइंड नहीं हो चीज़ों को लेके, दिक्कत आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आ जाता है एनालिसिस का पार्ट और थोड़ा इसको आप ध्यान से समझना। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको हेल्प हो रही है और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ हम इस पे लाने वाले हैं आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्लस अगर आप ये एनालिसिस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है, कमेंट में हो सकता है। वो ग्रुप जॉइन कर लो, वहाँ पे ये सारी पीडीएफ जो है, वो शेयर की जाती है। तो आ जाते हैं हम एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये जो एकेडमिक बैकग्राउंड वाला पार्ट है, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है, उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो। ये वन टाइम है, इसके बाद फिर आपको खुद पे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, थोड़ा भी आपको यहाँ-वहाँ की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये देख लो, इसके बाद चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आप कन्फ्यूज़ हो तो सकता है कि आप कोई और फ़ील्ड ट्राई करो, ज़रूरी नहीं कि यही एक सक्सेस का पैरामीटर है। बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं आज की डेट में, आप कुछ भी ट्राई करके एक अच्छी हाइट तक जा सकते हो और अचीव कर सकते हो सक्सेस। खैर यहाँ पे देखते हैं, पहले टॉपर हैं जुनैद अहमद और दूसरे टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव। जुनैद अहमद की अगर बात करें, 10th में 40% आ रहे हैं, 12th में 60% के आसपास है। एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बीटेक किया है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से और ये इनका एकेडमिक बैकग्राउंड है। दूसरे साइड पे आदित्य श्रीवास्तव, उनकी अगर बात करोगे, एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसा समझ लो कि जो भी आप अचीव कर सकते हो क्लास 10th, 11th, 12th के बाद,
वो सारा कुछ उन्होंने किया है। आईआईटीयन है, बीटेक, एमटेक दोनों आईआईटी कानपुर से किया है उन्होंने। उसके बाद बहुत अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया उन्होंने। गोल्डमैन सैक्स एक ऐसा नाम है जहाँ पे मतलब हर एक फाइनेंस वाला इंसान या फिर एक जनरल इंसान भी चाहेगा कि वहाँ पे उसको जॉब मिले, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे उनकी जॉब है। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ तक तो हमने देख लिया कि बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है उनकी। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है वो समझो। आदित्य श्रीवास्तव को लग रहे हैं 3 अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में और रैंक 1 लाने में। जुनैद अहमद को लग रहे हैं 5 अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में और रैंक 3 लाने में। यहाँ पे समझो इम्पोर्टेंट क्या है? आदित्य श्रीवास्तव का पहला अटेम्प्ट रहता है, इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सब कुछ अचीव किया हुआ है, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है। सेकंड अटेम्प्ट आता है, रैंक आती है 236, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट होता है, वहाँ पे रैंक आती है 1। और वो क्यों आ रही है, वो आगे आप समझोगे जब इनके आंसर्स को आप देखोगे, तो वो समझ आएगा। दूसरे साइड जुनैद अहमद है, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, तीनों में ही फेल हो रहे हैं। चौथे अटेम्प्ट में जाके कुछ 300-400 के आसपास कोई रैंक आ रही है, रेवेन्यू सर्विसेज़ मिल रहा है उनको। फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया और 5वें अटेम्प्ट में जाके उनकी रैंक 3 आ रही है। दोनों ही एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं, आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे फिट होते हो। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे 10th-12th उतना बेहतर ना हो, बहुत अच्छा कॉलेज का टैग ना हो आपके पास। और कोई ऐसा कैंडिडेट भी हो सकता है जो आईआईटी से निकला हो और उसके पास एक टैग हो कॉलेज का, एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो। दोनों को डिसाइड करना है कि आप किस वाले अम्ब्रेला में आते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि ठीक है, मैं तो आईआईटीयन हूँ और मेरे लिए भी चीज़ें टफ़ है। क्योंकि अगर एक ऐसा बंदा जो 9 सीजीपीए मेंटेन कर रहा है, जो 90 प्लस परसेंटेज लेके आ रहा है हमेशा और हमेशा जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने दिखाई है। जब वो फेल हो जा रहा है तो मैं भी फेल हो सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं पे दूसरा कैंडिडेट जो बार-बार लाइफ में फेल होते आया है, जो आईआईटी नहीं जा पाया, जो बेचारा 10th 12th में 40-60% ला के रह गया। वो देख के ये नहीं हो कि डीमोटिवेट हो जाए कि अरे मुझसे तो होगा ही नहीं। हो सकता है आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, आपके ऊपर है आप क्या पिक करना चाहते हो। हमेशा आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो आप पॉज़िटिव देखो, या तो आप नेगेटिव देखो, या तो आप बैलेंस लेके चलो। जैसा आपका नेचर है, वो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से उसको आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉपीज़ दिखाता हूँ, उससे और बेहतर आप समझोगे। ये जो कॉपी है, 2016 में जुनैद अहमद ने लिखी है। क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे नहीं, सिर्फ़ आप ये समझो कि ये आंसर इनका 2016 का है और उतने टाइम इन्होंने 12.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखे हैं, तो 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है, ये आप देख सकते हो। हेडिंग्स तो है ही नहीं, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे हेडिंग्स तो दिख ही नहीं रही आपको, पॉइंटर्स भी बिल्कुल नहीं है। ये जो आप देख रहे हो, ये तो हाइलाइट करने के बाद इतना ठीक दिख रहा है। अगर आप इसको ऐसे ब्लैंक कॉपी देखोगे, बिना ये हाइलाइटेड फॉर्म में, तो आपको लगेगा कि ये एस्से लिखा हुआ है। इस तरीके का इनका प्रेज़ेंटेशन है। ये 2016 में इन्होंने आंसर लिखा है। इसके बाद आता है 2017, ये 2017 की इनकी कॉपी है। यहाँ पे क्या होता है वो देखिए। यहाँ पे 10 मार्कर क्वेश्चन आ गए, जो एक अभी हमारा पैटर्न है, उस तरीके का। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है वो समझो। लिखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, क्लियर आपको इंट्रो दिख रहा है, हेडिंग्स आपको दिखना चालू हो गई, सब हेडिंग्स आपको दिखना चालू हो गई, पॉइंटर्स आपको दिखना चालू हो गए, कन्क्लूज़न प्रॉपर आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो सब हेडिंग्स और उसके अंदर सब पॉइंट्स भी आपको दिखना चालू हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली विज़िबल है। आप देख सकते हो कि जो एक कन्क्लूज़न वाला पार्ट है, ये इनका स्ट्रेच हो जा रहा है क्योंकि इन्होंने 12.5 वाला जो क्वेश्चन लिखा है, वो 200 वर्ड्स का है। वो यहाँ पे ये देखो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये दिक्कत है, लेकिन बाकी और चीज़ों पे अगर देखोगे, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही है। इसी तरीके से धीरे-धीरे टॉपर भी इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि टॉपर कोई बहुत बढ़िया आंसर लिखता है स्टार्टिंग से ही। अब आप अपने आप को सोच के देखो, आप पता है कहाँ पे हो? मैं आपको दिखाता हूँ आप कहाँ पे अभी प्रेज़ेंट में लाई करते हो। ये 2022 का आंसर है आदित्य श्रीवास्तव का। यहाँ पे देखो, आप लोग प्रेज़ेंट में यहाँ पे लाई करते हो, ये आपकी प्रेज़ेंट की परफ़ॉर्मेंस है। क्यों है वो समझो। अभी प्रेज़ेंट में आपको पता है कि इंट्रो शॉर्ट होना चाहिए, कंक्लूज़न शॉर्ट होना चाहिए। प्रेज़ेंट में आपको ये पता है कि हेडिंग्स होनी चाहिए और उसके अंदर सब पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर आप कोई भी आंसर लिखोगे ना, आप इसी फॉर्म में लिखने वाले हो। क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स पे अभी नहीं आ रहे हम, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन जो प्रेज़ेंटेशन वाला पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है कि जहाँ से शुरू करना है, शुरुआत आपकी यहाँ से होगी। आप यहाँ से नहीं शुरू करोगे। ये वाली स्टार्टिंग आपकी नहीं होगी। या फिर अगर इसको भी देखें तो ये भी आपकी स्टार्टिंग नहीं होगी। आपकी शुरुआत होगी यहाँ से और ये इन्होंने 2022 में इस तरीके का आंसर लिखा है। इसके बाद आता है 2023, ये 23 की कॉपी है इनकी। यहाँ पे क्या होता है वो समझो। अब ये जो लेवल है, वो आप चाहोगे कि आप अचीव कर लो और इनसे बेहतर करो। क्योंकि पिछले जो भी टॉपर्स दिखे हैं, जब आप उनको कम्पीट करोगे, उनको बीट करोगे, तो ही आप टॉपर्स की कैटेगरी में आओगे। इन्होंने खुद के आंसर को बीट किया, आप ये नोटिस करो। 236 वाले आंसर को इन्होंने बीट करके एक अलग ही स्ट्रक्चर बना दिया। इंट्रो कंक्लूजन तो चलो ठीक है, शॉर्ट में इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, वो अलग बात है। उसके अलावा देखो क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा हेडिंग्स देखो मल्टीपल हो रही है। उसके अंदर सब हेडिंग्स, उसके अंदर सब पॉइंट्स और उसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स। यानी कि क्या समझ आ रहा है, लेयरिंग की जा रही है अब, लेयर्ड पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वैसे तो यहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्क्लोज़ करता हूँ, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है, तो अगर यहाँ से आप सीख के लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है कि वो नहीं लिख पाता है, आंसर राइटिंग फाउंडेशन प्रोग्राम जो है उसको ज़रूर से चेकआउट करो। टीम का हैंडल मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कॉल कर लो।
वो सारी डिटेल आपको बता देंगे और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर से उसको चेक करो और आंसर राइटिंग करना चालू कर दो। खैर यहाँ पे आप देख रहे हो लेयरिंग की जा रही है पॉइंट्स में, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। कुछ-कुछ पॉइंट्स में 4-4 लेयर भी आपको दिखेंगी। तो ये लेयरिंग वाला पार्ट भी अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन्होंने किया है। और स्ट्रक्चर की क्या ही बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग्स हैं, मल्टीपल सब पॉइंट्स हैं और एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में इन्होंने इस आंसर को किया है। प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा है, पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है और एक अच्छा आंसर इनका दिख रहा है। ये लेवल अचीव करने के लिए क्या टाइम लगा कि नहीं इनको? 2022 में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये सेलेक्ट होने वाली कॉपी है इनकी। इसके पहले सोचो इन्होंने कितने आंसर लिखे होंगे। एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, सीधी-सी बात है, सबको पता है। लेकिन मेहनत भी तो देखो उनकी। ऐसा तो है नहीं बिना मेहनत के उन्होंने ये अचीव कर लिया। जॉब में होने के बाद भी कंटिन्यूअस राइटिंग करना, वो चीज़ क्लियरली दिखती है उनके राइटिंग में और वो समझ आता है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, सिलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो, कंसिस्टेंट हो, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप क्लियर कर लो। वो नॉर्मल कैंडिडेट मत बनो, टॉपर माइंडसेट रखो। अभी से आंसर लिखना चालू करो। आज अच्छे आंसर नहीं निकलेंगे, कल नहीं आप लिख पाओगे, परसों नहीं लिख पाओगे, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद एक बढ़िया आंसर आप लिखने लग जाओगे और वहाँ पे आपको पता है कि आपने कुछ तो डिफरेंस क्रिएट किया है और अब सिलेक्शन जो है, वो हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि फिक्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, आंसर राइटिंग फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसको ज़रूर से चेक करो। उसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, जो आपकी आंसर राइटिंग को बहुत ईज़ी कर देंगे। तो अगर आपको लगता है आप परेशान हो, ज़रूर से उसको चेक करो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आएगा या नहीं, तो ज़रूर आएगा वो। ये एग्ज़ाम होने दो, इसके बाद लाइव प्रोग्राम ज़रूर आएगा, जिसमें बैठ के हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत सारी प्रैक्टिस है। खुद को प्रिपेयर करना चालू कर दो। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें बाउंसर जाने लगे और आप पैनिक करने लग जाओ, जब हम वो डिस्कशन करें तो। तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो और प्रैक्टिस करते रहो। इस वीडियो के लिए इतना ही है। मिलता हूँ मैं आपसे टेलीग्राम सेशंस में या फिर आंसर राइटिंग प्रोग्राम में।